नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। और आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में मेरे साथ जुड़े हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जी प्रद्युमन जी, जी ये चुनाव तो मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा के लोगों को याद रहेगा जी, पूरी जिंदगी भर। जी देखो, चुनाव हो गया, सरकार बीजेपी की बन गई। कांग्रेस की कमियां थी, कांग्रेस की क्या कमियां रही, जनता के बीच में यो चर्चा का विषय चल रहा है कि कांग्रेस क्यों आ रही। जी माहौल इतना उनके पक्ष में था और फिर भी चुनाव हार गई। जी कहीं ना कहीं बीजेपी की चलो अच्छी नीतियां थी, हो सकता है उनकी रणनीति अच्छी थी जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गए। जी और कांग्रेस ने हो सकता है वो अंतिम दिनों में उसके ऊपर थोड़ा सा कम काम किया और वो चुनाव हार गए। जी चलो, और दूसरी बात गुटबाजी, जो शुरू से चलती आ रही थी गुटबाजी, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जी लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि अब भी कांग्रेस संभलने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल। यानी कि आज भी देखा गया है कि दिल्ली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पे 18 करीबन 17-18 जितने भी जो एमएलए हैं जो हाल ही में चुने गए हैं कांग्रेस की तरफ से, यानी कि हुड्डा गुट के वो माने गए हैं, वो दिल्ली में एक विशेष मीटिंग के अंदर आमंत्रित थे। वहाँ पर उन्होंने, पता नहीं वो चर्चा क्या हुई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जनता के दिमाग में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई आखिरकार ये कांग्रेस एकजुट कब होगी, क्यों? ये आप जो बात कह रहे हो जी, ये आज से नहीं बल्कि 8 तारीख को जो ही परिणाम आया और कांग्रेस के तमाम नेता ये सोच रहे थे कि सरकार बनेगी और तमाम अपने अपने बहुत से नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे वो तो ये सोच रहे थे कि मेरे को ये मंत्रालय मिलना निश्चित है। जी, मंत्रालय तक बांट लिए थे। मंत्रालय तक उन्होंने बांट लिए थे। बहुत से ऐसे नेता हैं, मेरे पास भी बहुतों के फोन आते रहे हैं लगातार और अब भी आ रहे हैं जी, जो रात को चेयरमैन बन के सो रहे थे, कोई बड़े बड़े बोर्डों का मेंबर बन के सो रहा था, कोई नौकरियां बांट रहा था कि मेरे को ये फलाना आदमी एडजस्ट करना, मेरे को धिकड़ा करना है। और वो ऑन कैमरा भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बार बार बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब 8 को जब परिणाम आया उसके बाद से और लगातार ये आज तो ये केवल एक मीटिंग बुला ली इसलिए सबको पता चल गया जी। उससे पहले का एक उदाहरण मैं दर्शकों को दूं। दशहरे के दिन जब हिसार में एक कार्यक्रम था दशहरा दहन का, अच्छा। जो रावण दहन का दशहरे के दिन, उसमें मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया गया। अच्छा। और चूंकि यहाँ एक परंपरा थी कि जो प्रदेश के अगले जो मुख्यमंत्री बनने थे या जो मुख्यमंत्री सिटिंग होता है उसको अक्सर यहाँ बुला लिया जाता है बड़े बड़े नेताओं को, तो उसी सूरत में हो सकता है जो दशहरा आयोजन जो कमेटी उसके दिमाग में भी ये हो कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पिछली बार की बात है, अभी की बात है, ये जो 12 तारीख को दशहरा था, अच्छा, इसी 12 तारीख को तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला लिया गया जी। और वहां भी गुटबाजी ये देखने को मिली कि हिसार शहर में कार्यक्रम, अच्छा, हिसार शहर में जिसको टिकट दी कांग्रेस ने, रामनिवास राणा जी, वो उस कार्यक्रम में कहीं मौजूद नहीं, क्योंकि वो शैलजा गुट के माने जाते हैं। तो कांग्रेस में तो जो ये आपसी खींचतान है ये लगातार कम होने की बजाय, लगातार तीसरी हार के बाद कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, आए दिन। अभी आप देखें बरवाड़ा से जो कांग्रेस का प्रत्याशी था रामनिवास घोडेला, वो ऑन कैमरा ये कह रहा है कि मुझे जो हिसार का सांसद है जयप्रकाश जेपी, उसने, उसके भाई ने और 5-7 के और नाम ले रहे हैं, बाकायदा ऑडियो वायरल है, इन लोगों ने मुझे हरा दिया। बिल्कुल ठीक है। हिसार में एक कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ थी, 60 ईवीएम मशीनों में बदल दी गई। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस नेता के बारे में ये कह रहा है कि यहाँ ईवीएम सेट करके या ईवीएमओं में गड़बड़ करके बैटरी 99% दिखा करके और मुझे हराने का काम किया जी, जबकि जो उनके मुकाबले में खड़ा था उसका तो बीजेपी में को बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम ही नहीं है। अगर हिसार जिले की हम बात करें, 7 कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव लड़ रहे थे, उनमें सबसे ताकतवर 2 आदमी थे,
कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई, जिनके ऊपर तक पहुंच है, जिनकी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के अमित शाह से लेकर के बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंच है, और दोनों चुनाव हार गए। अगर बीजेपी कहीं ईवीएम सेट करती तो वो इन दोनों नेताओं को जिताती। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जिस नेता का वो कांग्रेस के प्रत्याशी जिक्र करते हैं, उनकी तो बेचारे कुलदीप बिश्नोई से ज्यादा कहीं कोई पकड़ ही नहीं है। एक नेता कह रहा है कि वे मेरी मिलकर के गौ हत्या कर दी। बिल्कुल, वो खुद कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहा है, और यहाँ तक भी कह रहा है कि ये नेताओं ने जो है मेरी खिलाफत की, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिलाए। जबकि जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है वो शख्स ये कह रहा है कि वो आदमी चुनाव खत्म होने के बाद मेरे घर आकर के मेरा धन्यवाद करके गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ऊपर से लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के और नीचे तक के जो उनके टिकटार्थी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन सब के दिमाग में इस तरह का एक फितूर सा बढ़ गया है। आज भी जिस मीटिंग की आप चर्चा कर रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखो एक मैं बहुत कड़वी बात बताता हूं और जिसकी तरफ हो सकता है दर्शकों का बहुत कम ध्यान हो। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी पद पर नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि वो विधायक दल के नेता तो पिछली बार विपक्ष के नेता थे, वो तो टेन्योर खत्म हो चुका है विधानसभा का। अब नया कौन विपक्ष का नेता बनेगा या कौन सीएलपी का लीडर कांग्रेस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद ही तो वो कुछ बनेंगे। अगर आज की मीटिंग बुलानी थी, या तो प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान, और उदय भान कहाँ बुलाते मीटिंग कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुलाते। ठीक बात है। और मान लीजिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ही बुला ली, तो उसमें क्यों नहीं कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके गुट के जो लोग हैं वो क्यों नहीं उपस्थित रहे। ठीक बात है। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस, बड़ी बात यही है। ठीक जी, ये आज भी ये दर्शा रहा है कि 3 बुरी हारों के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई सबक नहीं लिया। ठीक बात है। एक तरफ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब इस चुनाव से पहले 8 तारीख को नई विधानसभा बनी, उससे पहले विपक्ष के नेता थे, सीधी बात है। उदय भान जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके खासम खास हैं। दोनों कांग्रेस के प्रदेश के जो परिवार है उसके मुखिया हैं, एक पार्टी संगठन का, दूसरा विधायकों का मुखिया है। उनकी ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेसियों को एक झंडे पर, एक छत के नीचे इकट्ठा करें। ठीक बात। जो मनमुटा उसको दूर करें, लेकिन वो ना करके बल्कि वो दूसरे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक और गजब बात है नाडा साहब, 18 तारीख को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है, उसके लिए बाकायदा मीटिंग बुला ली गई है। उससे पहले ऐसा क्या हो गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने जो समर्थक विधायक उनकी मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस आला कमान के ऊपर, जो पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं, वो कांग्रेस हाईकमान पर पिछले 10 साल से वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो इतनी मजबूत नहीं है देश में और प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो हुड्डा साहब की बातों पर दबाव में आ जाती है। वरना तो राज्यसभा की सीट की बात हो, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, राज्यसभा का एमपी होते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब तक इस प्रेशर पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक वो प्रेशर में आना बंद नहीं करेगा, तब तक कांग्रेस ना हरियाणा में उभर पाएगी और जहां जहां भी वो दबाव मान रहा नहीं उभर पाएगी। हाँ, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि आज भी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल। चूंकि वो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जी, उनका एक इलाके में प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद पूरे हरियाणा प्रदेश का नेता बनना जरूरी है, क्योंकि सीएम एक हरियाणा का है, न कि कुछ अपने सीमित दायरे में रह। जब तक वो पूरे प्रदेश को एक, उनको आज जो विधायक नहीं आए जी, सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस चीज पर चिंतन और मंथन करना चाहिए कि ये विधायक उनकी मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल। पिछली बार जब वो 5 साल विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के विधायक दल के नेता रहे, तब भी बहुत से ऐसे नेता थे जो उनकी मीटिंगों में नहीं आते थे जी, ऐसे विधायक रहे हैं। तो उन्होंने 5 साल में क्या सुधार किया? कहीं ना कहीं जब तक कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करके और ये
एक और बड़ी गजब बात आपको बताऊं, 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। जब ये 37 विधायक इकट्ठे नहीं रह पाते तो जो कांग्रेस के वोटर स्पोर्टर टिकटार थी वो कहाँ इकट्ठे होंगे। और यही एजेंडा बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब दूसरी तरफ आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, 48 विधायक आए। अनिल विज 7 बार का विधायक, राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा प्रदेश में इतनी बार MP MLA मंत्री, पता नहीं वो क्या क्या रहे जी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बिल्कुल। और भी कई नेता हैं, अमित शाह जी आए, किसी ने चूं तक नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यूं तक नहीं कहा। जो अनिल विज ये कहते थे अगली मुलाकात जो है मुख्यमंत्री आवास में होगी, वो आज ये कह रहे मुझे चौकीदार बनाए, चौकीदार बनाए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टी हाईकमान का रामविलास शर्मा की टिकट काट दी गई, इतने बड़े नेता की, और उन्होंने चूं तक नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कहीं ना कहीं अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और खास बात है डांडा साहब, ये आपने प्रद्युमन जी अच्छी बात कही कि अनुशासन जरूरी है। अगर घर में भी अनुशासन नहीं हो ना तो वो घर भी नहीं चलता। ठीक बात है। और अनुशासन कौन रखेगा? जो परिवार का मुखिया है। बिल्कुल, अगर वही उल्टा चलेगा तो फिर वो नीचे वाले क्यों मानेंगे। ठीक बात। सबसे पहले आज जो मीटिंग थी, मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि आज की मीटिंग में सबसे पहला एजेंडा यही था कि चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी मानते कि मुझे आगे किया गया था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से और मैं जो है प्रदेश की जनता का दिल नहीं जीत पाया। EVM का एक बहाना। आप एक और गजब बात देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर EVM में गड़बड़ थी या EVM बदली गई या कुछ ना कुछ कहा जा रहा है बार बार। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे इतने 1000 वोटों से जीत गए? ठीक बात है। अगर EVM ही सेट होती या EVM में ही कहीं कोई गड़बड़ होती तो मामन खान 1 लाख के आसपास वोटों से जीता है, कैसे जीत गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरी बड़ी बात, वो निर्दलीय विधायक। दूसरी बड़ी बात, कैप्टन अभिमन्यु जैसा आदमी जो इतना मोटा पैसे वाला, जिसकी इतनी ऊंची पहुंच, कुलदीप बिश्नोई इतना बड़ा जिसका राजनीतिक साम्राज्य हो, वो चुनाव कैसे हार गए? ठीक बात है। EVM तो क्या मतलब एक नड़वा हल्के में या जो है कुछ एक विधानसभा क्षेत्रों में सेट होंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप एक चीज देखिए, आज ऑन कैमरा कांग्रेस में कहाँ कमियां हैं मैं वो बताता हूँ आपको। और जब तक वो इनको दूर नहीं करेंगी तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी, कितना जोर लगा लेना। ठीक बात है। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, जो पार्टी के बैकवर्ड सेल के भी राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, रामनिवास घोडेला ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ऑन कैमरा ये कहा है कि शिकायत देने से कांग्रेस में कुछ नहीं होता। अच्छा, कांग्रेस में कोई कुछ भी नहीं होगा, किसी की शिकायत कर लो। ठीक बात है। जब वो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा आज, और उस बात का पहले से भी पता था कि कांग्रेस पार्टी के हिसार के सांसद, उन्होंने जो आरोप लगाए, जयप्रकाश JP ने दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ये कहा, हाथ हिलाया, और लोगों ने ये कहा कि हाथ मत हिला, घोडेला को जिताना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप मुझे राजनीति सिखाओगे, जो रामनिवास घोडेला जो आरोप लगा रहे हैं। जी जी। और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मंच पर किसी बुजुर्ग को धक्का मारा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक महिला नेत्री हैं, उनके साथ जो है बड़ा गलत व्यवहार किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मंच पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जब तक इतना नरम आदमी भी नहीं रहना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने एक ये उनकी एक छवि बनी है प्रदेश में कि उनसे शरीफ कोई आदमी नहीं है राजनीतिक रूप से, लेकिन राजनीति में ठीक है शरीफ रहो, लेकिन कम से कम अनुशासन प्रिय तो रहो। ठीक बात। आपकी मंच पर अनुशासन ही नहीं होगा। एक बड़ी गजब बात बताता हूं मैं, और आज भी आप नोट कर लीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी में अगर 5 आदमियों की कुर्सी लगी है तो 6ठा आदमी नहीं बैठ सकता, कोई कितना बड़ा फन्ने खाओ। बिल्कुल सही बात कही आप। ठीक है ना। आज भी स्टेज पर जो कुर्सियां लगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अमित शाह से हाथ जाके मिला ले। बिल्कुल, ये अनुशासन की बात है। सिर्फ इसी अनुशासन से भारतीय जनता पार्टी चल रही है और कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं रही। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंचों पर अगर रैली नलवा में है, फतेहाबाद के आदमी मंच पर बैठ जाते हैं, आगे महेंद्रगढ़ के आदमी आकर के बैठ जाते हैं और कोई नहीं पूछता। जबकि जो लोग भीड़ लाते हैं, जो लोगों को लाते हैं, वो खड़े रहते हैं बेचारे, नारे लगाते हैं।
ठीक बात है। इसीलिए कांग्रेस जो है लगातार कमज़ोर होती रही है और भविष्य भी जिस ढंग से चल रही है, अगर इसी ढंग से चली तो भविष्य भी कोई सुनहरा नहीं है। ठीक बात है। क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिए, लगातार कांग्रेस पार्टी में एक भी बयान शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, उदयभान सिंह हों, किसी का ये नहीं है कि हार की हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक बात। केवल बहाने। बिल्कुल। दीपक बावरिया है जो कांग्रेस, मैं उनको वास्तव में कांग्रेस ही मान रहा हूँ। ठीक बात है। जिन्होंने गुजरात प्रदेश से आकर के हरियाणा के वो प्रभारी बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, और उन्होंने संगठन को नीचे से देखा। मैंने एक और बड़ा गजब चीज़ उनकी देखी, कोई प्रदेश का प्रभारी आज तक बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इतनी डीपली कोई नहीं गया। उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे जातियों के सम्मेलन किए, उन्होंने गडरिया पाल तक के सम्मेलन किए, ओड समाज का सम्मेलन किया, मैं खुद उसमें था उस कार्यक्रम में। अच्छा। और उन्होंने एक एक आदमी से मिलकर के ओड समाज का सम्मेलन उन्होंने कैथल में किया। मैं दर्शकों को एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। अच्छा। और वहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश से ओड समाज के जो गणमान्य लोग उनको बुला रखा था, और वो मात्र 30, 40, 50 लोग थे उस कार्यक्रम में। अच्छा। उसके बावजूद दीपक बाबरिया ने वहाँ 5-6 घंटे लगाए, एक एक आदमी से ये पूछा कि कैसे सरकार बन सकती है, हम क्या करें जिससे जो है आप लोग या आपका समाज हमारे साथ जुड़ जाए। गडरिया पाल जो गडरिया जाति है, जिनका बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है हरियाणा प्रदेश में, उनमें उन्होंने 3-3, 4-4 घंटे लगाए, एक एक चीज़ को डीपली उन्होंने समझा और बाकायदा लिखा। अच्छा। लेकिन जब टिकट वितरण होने लगा तो वो खुद रोए कि मैं जो चाह रहा था उस हिसाब से टिकटें नहीं बची। जब पहली टिकट का वितरण हुआ उस वक्त तक तो वो सही थे जी, लेकिन जैसे दूसरी और फाइनल जो टिकट जारी थी उन्होंने एक टर्म एंड कंडीशन रखी जी कि जो 2 बार चुनाव हार चुका है उनको टिकट नहीं देंगे। ठीक बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और जो उनके जो खासम खास लोग थे, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दिलाई। रामनिवास घोडेला 2 बार चुनाव हारे जी, उनको टिकट दी, वो तीसरी बार फिर हार गई। सोमवीर शौराण को जो 3 बार चुनाव हारे, 9, 14 और 19 का, उनको लोहारू से हटा करके बारडा से दे दी, चौथी बार चौसर कर दी लोगों ने। ठीक है, ऐसे ऐसी जगह पर नलवा की सीट जो कांग्रेस पार्टी की जीती हुई दिखाई दे रही थी जी, वो टिकट वितरण गलत कर दिया, चुनाव हार गए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां टिकट वितरण सही ना होने की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और दीपक बावरिया रोए। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय महासचिव और राहुल गांधी की इतने नज़दीक होने के बावजूद वो इकलौते शख्स हैं जिन्होंने अपना इस्तीफे की पेशकश की, जिन्होंने ये कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि कारण उन्होंने स्वास्थ्य को बताया है, स्वास्थ्य कारण के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है पार्टी चुनाव हार गई जी, तो मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ। बिल्कुल। हालांकि उनका अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और मेरा निजी रूप से ये मानना है कि ऐसे आदमी का इस्तीफा मंजूर करना भी नहीं चाहिए। ठीक बात। जो खुद एक डेडिकेशन दिखा रहा है, जो खुद अपनी गलती मान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत से नेता, अच्छा एक और खास बात जी, हिसार के जिस सांसद पर रामनिवास घोडेला जी ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे को कलायत से टिकट दे दी। बिल्कुल। उनको एमएलए बन गए। और दूसरी गजब बात, कांग्रेस पार्टी बार बार जो हरियाणा की जनता जिस परिवारवाद से जो छुट्टी चाहती है और हरियाणा की जनता के इस परिवारवाद से छुट्टी के चलते जो सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद पर अटैक कर रही है और इसीलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को और अब नायब सैनी को सीएम बना दिया। परिवारवाद का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं करने दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों को टिकटें दे रही है। कहीं ना कहीं अगर उनमें कैपेसिटी है, अगर उनमें कैपेबिलिटी है, आप दीजिए। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे को टिकट दिया, उनका क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी में? ठीक बात। कितना काम उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए किया है? विकास सारण जो जयप्रकाश के बेटे, वो जो है युवा कांग्रेस के जिला प्रधानी का चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद उनको केवल इसलिए टिकट मिला कि उनके पिताजी हिसार से सांसद हैं। कहीं ना कहीं जब तक कांग्रेस पार्टी इस आपसी गुटबाजी को, इस आपसी जो है एक दूसरे नेता के खासम खास लोगों को ही टिकटें देती रही, तो पार्टी का भविष्य भी, जैसा आज रामनिवास घोडेला ने भी बोला बाकायदा, कि कांग्रेस का फिर भविष्य नहीं रहेगा। ठीक बात है।
जो कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए, जब चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी ने 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश में बनाए। उन 4 में से श्रुति चौधरी पार्टी को छोड़ करके चली गई, 3 अभी भी हैं। उन 3 ने और चौधरी उदयभान सिंह ने कहाँ कहाँ हरियाणा प्रदेश में वोट मांगे। ठीक बात। पार्टी को इन चीज़ों पर मंथन करना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो हरियाणा प्रदेश के कितनी विधानसभा क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए गई। ठीक बात। कुमारी शैलजा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश अध्यक्ष रही, वो कितने विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया। कैथल का तो और भी बड़ा रोचक बात ये रही है कि उन्होंने तो जो आवेदन किए थे उसमें नाम भी उनका शामिल नहीं था। बहुत से हैं से, बिल्कुल अकेले कैथल नहीं, बहुत सी टिकटें ऐसे लोगों को दी गई हैं जहां जिन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र से या वहां से आवेदन ही नहीं किया था। बिल्कुल। 80 की टिकट की अगर बात करें, राहुल मक्कड़ जो 5 महीने पहले जेजेपी में 4.5 साल उन्होंने मौज की और उसके बाद उनको टिकट दे दी। ठीक बात है। कहीं ना कहीं उसका असर ये हुआ कि वो खुद के बूथ से भी चुनाव हार गई। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अगर 90 के 90 हलकों की हम बात करें, सिटिंग विधायकों की टिकट पार्टी नहीं काट रही। जो विधायक ये पता है कि नहीं जीत सकता, भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसे वालों में जिनकी गिनती होती है, जिनके बेटे सांसद 3री बार बने हैं, उनके माता जो सावित्री जिंदल है उनकी टिकट काट दी। ठीक बात। चौधरी देवीलाल जिनका इतना बड़ा नाम, उनके बेटे रणजीत चौटाला की टिकट काट दी। ठीक बात है। पंडित रामविलास शर्मा जो तब विधायक बने जब बीजेपी का यहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल, उनकी टिकट काट दी। ठीक बात है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह के फैसले कर रही है। डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2री बार जीते थे जी, और पिछली कैबिनेट में वो 2 ही मंत्री जीते थे, अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल, उसके बावजूद उनकी टिकट काट दी। टोहाना से आपने देखा ही है, बिल्कुल बराला चाह रहे थे बिल्कुल इलेक्शन लड़े। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी हिम्मत ही नहीं कर रही। जगबीर सिंह मलिक बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं, ये सही बात। उनको टिकट दे दी। पार्टी ने कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार जो जेल में भी बंद रहे हैं उनको टिकट दे दी। वो धीरज जो वहाँ से मेयर रहे हैं मदान साहब, उन्होंने उनको हरा दिया। बहादुरगढ़ देख लीजिए, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, सबको ये पता था कि राजेंद्र सिंह जून अगर टिकट मिलेगी तो ये चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल। उसके बावजूद, और उस सीट पर तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर थी, उसके बावजूद निर्दलीय राजेश जून ने उनको हरा दिया, भारी अंतर से, और बड़े भारी अंतर से हराया। कहीं ना कहीं जब तक कांग्रेस पार्टी अपने इस पुराने ढर्रे जो सन 2000 से पहले का ढर्रे पे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज 2024 है, उसके बावजूद वो 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू कर रखी है उसने। बिल्कुल। जबकि कांग्रेस पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये बने क्या और आगे क्या करना है। आगे वाली तो बाद की बात है, उनको ये पिछला ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक बात। और सबसे बड़ी बात, डांडा साहब, जब हार होगी सबको ये पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक बात है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी कह दिया बाकायदा कि बैटरी की कोई वो है ही नहीं। उसके बावजूद उनको ये समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक बहाना की ईवीएम में गड़बड़ है। एक और बड़ी गजब बात मैं बताता हूँ। मान लीजिए ईवीएम में गड़बड़ है 1 मिनट के, तो आप चुनाव लड़ ही क्यों रहे हो? आप पहले तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम को चेक करो। नहीं, ईवीएम हटाने के लिए आप देशव्यापी प्रदर्शन करो। आप ये कहो कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब ईवीएम ही है तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? ठीक कह रहे हो। जो नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, उनको ये कहना चाहिए और बाकायदा उनको बयान देना चाहिए कि जब तक ये ईवीएम नहीं हटेंगे हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ठीक बात है। बहाना बनाना बड़ा आसान है, हार है तो हार है, निश्चित बात है कि जनता ने आपको नहीं चाहा। ठीक बात है। और जब तक, एक और खास बात है, जब तक समस्या का ही नहीं पता कि आखिर आपकी हार हुई किस कारण, बिल्कुल, तो आप उसमें सुधार कैसे करोगे? बिल्कुल सही। ये नेता हार कैसे हुई, क्यों हुई, उन कारणों पर जा ही नहीं रहे। ठीक बात है। केवल आज भी हवाई चल रही है, और जब तक हवाई चलेंगे तब तक कुछ नहीं होना। अब बातें मुझे लग रहा है कि जैसे 2 चीज़ें सबसे अहम है कांग्रेस के लिए फिलहाल। एक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जी, और दूसरा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष के पद को लेकर के, क्योंकि दोनों पद ऐसे हैं जी जिस पे, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष की तो आपने बात कर ही ली है जी, क्योंकि वो खुद भी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव आ रहे हैं, दूसरी बार भी हार गए। बिल्कुल।
और दीपक बावरिया ने बड़ा दिल दिखाया है, या अपने एक जो चीज़ें मान करके भी मैं इस कमी को थोड़ा सा महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव को लेकर के और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के ये बात भी चल रही हो, और इसीलिए क्योंकि ये आपने बताया कि प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरीके से चल खास बात और बताऊं, कांग्रेस की आला कमान को भी मान लीजिए कोई नेता इस्तीफा नहीं दे रहा, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी तो इतना वो होना चाहिए, उसको हटा दें। ठीक बात है, इतनी हिम्मत तो कम से कम चाहिए। बिल्कुल। अब फिर से एक नया शिगुफा जो चल रहा है और जो दोनों गुटों की तरफ से चल रहा है, मैं बड़ी एक अभी होगा कौन बनेगा कौन वो तो 18 तारीख को पता चलेगा। ठीक बात है। लेकिन दोनों तरफ से जो कयास लग रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से दो नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं जी, या तो अशोक अरोड़ा को बढ़ाया जाए, अशोक अरोड़ा जो इनेलो में रहे हैं, बिल्कुल, और या अगर अशोक अरोड़ा को नहीं बनाया जा रहा तो जो है खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने। दूसरी तरफ जो कुमारी शैलजा की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम आगे किया जा रहा है। आप एक बात बताइए जी, चंद्रमोहन बिश्नोई एक किसी ऐसे आदमी को बनाओ जो एनर्जेटिक हो, जो युवा हो, जिसमें ऊर्जा हो, जो पूरे हरियाणा को नाप सके, जो पूरे हरियाणा में जा सके, क्योंकि असली विपक्ष की भूमिका अगर आपको निभानी है तो अगले 5 साल आपको सड़कों पर रहना पड़ेगा। सक्रिय राजनीति। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो चंद्रमोहन बिश्नोई पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में उनका कोई प्रभाव है, ना ही अशोक अरोड़ा का कहीं कोई प्रभाव है, क्योंकि अशोक अरोड़ा ने हमेशा जो उनकी राजनीति रही है वो छत्र छाया के नीचे रही है। वो पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के 16-17 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अब वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सानिध्य में काम कर रहे हैं। आपको एक ऐसे आदमी को बनाओ जिसका खुद का वो आगे चल करके एक नई दशा और दिशा देश की। अगर हम इसमें बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ऐसे नेता मुझे लगता है, जैसे अपना पर्सनल मानना, हालांकि वो अब राजनीति में थोड़ा सा पीछे हट गए, चुनावी राजनीति से लिया उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम आगे किया जाए। नहीं, देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वास्तव में वो फाइटर हैं जी, ठीक, वो बुजुर्ग होने के बावजूद भी जो लोगों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, वो जो जब वो भाषण देते हैं उनकी भाषण की एक कला है, बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर गए जब उन्होंने 2 अक्टूबर को जींद में मेरी आवाज सुनो नाम से एक बहुत बड़ी रैली की जी, उसमें 20-30 हज़ार आदमियों को उन्होंने जोड़ा जी, और बहुत, मैं खुद उसमें मौजूद था, बहुत भारी भीड़। हाँ जी, हाँ जी। उस रैली में अगर वो उस दिन उनके बेटे और वो लोग एक ही बात सुनना चाह रहे थे कि फैसला क्या होगा, आज आप बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लो। हाँ, अगर उस दिन चौधरी वीरेंद्र सिंह फैसला ले लेते तो आज उनकी राजनीतिक दशा और दिशा कुछ और ही होती। ठीक बात है। जिस तरह से 2 दिसंबर 2007 को जब कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजनलाल जी के साथ मिलकर के हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी और उसमें लाखों लोग, इतनी भारी भीड़ आज तक एक आदमी कोई नहीं कर सकता राजनीतिक रूप से, लेकिन वहाँ लोग ये सुनना चाह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई आज इस्तीफा दे दे भिवानी लोकसभा से। उस समय वो भिवानी से MP थे कांग्रेस, लेकिन वो इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं कर पाए, वरना 2009 में वो मुख्यमंत्री होते प्रदेश के। ठीक बात। लेकिन राजनीतिक आदमी कई बार फैसले नहीं ले पाता। आज भी मैं एक बड़ी बात बताऊं जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक फैसला कर लें, परसों 18 तारीख को विधायक दल की मीटिंग होनी, उससे पहले एक बात कही जी कि हरियाणा की जनता ने मुझे बहुमत नहीं दिया। ठीक बात है। और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए सक्रिय राजनीति छोड़ रहा हूँ और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी कमान दे रहा हूँ। अगले दिन से आप देख लेना हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। भले ही 48 सीटें बीजेपी की हों, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेहनत के मुकाबले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वो युवा हैं। युवा भी, हुड्डा साहब 80 साल के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं वो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, केवल उनको अपने फैसले सही लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये एक फैसला कर दें, लोग एकदम से भावुक होकर हुड्डा परिवार के साथ लग जाएं, लेकिन वो हिम्मत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं दिखा पा रहे। कहीं ना कहीं जब तक राजनीति में आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। अगली जो बात है प्रदेश अध्यक्ष की,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ऐसी जो चर्चाएं चल रही हैं जी कि वो प्रदेशाध्यक्ष के लिए या तो वरुण मुलाना या गीता बुक्कल उनके नाम आगे कर रहे हैं। ठीक बात जबकि जो शैलजा गुट है वो कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला में से कोई एक हो। जी। जबकि कांग्रेस को चाहिए क्या, कांग्रेस को किसी इंडिपेंडेंट नेता को आप बनाइए, सही बात। आप किसी ऐसे युवा को बनाइए, किसी को भी बना दीजिए आप, बहुत हैं जो सारे गुटों को एक साथ लेकर के चले। ठीक बात। और तभी चले कांग्रेस की नैया पार हो पाए। चले क्या, इसमें बाकायदा ये हिदायत होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी का, वही अनुशासन वाली बात है कि इसमें ये होना चाहिए कि भी ये आपका प्रदेशाध्यक्ष है और इसकी ही चीजों, इसकी दिशा निर्देशों में काम करना है, उनकी बात मानो और उसकी सारे माने और वो सबकी सुने, बस बात तो ये है ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा। ठीक बात है। तभी जो है कांग्रेस का लगातार ढर्रा बिल्कुल बैठता जा रहा है। बिल्कुल। और लगातार कांग्रेस डूबती जा रही है। ठीक बात है। और हरियाणा वो राज्य है जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल। लेकिन वो उम्मीदें उनकी लगातार फेल होती जा रही हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं यही एक आज का बड़ा मुद्दा था और लोगों की निगाहें हैं कि जब इस प्रकार से 17-18 विधायक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के माने जा रहे हैं और वो वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो चर्चा चाहे कुछ भी रही हो, चाहे मकसद कुछ भी रहा हो, चाहे वो वैसे बैठे हों, लेकिन कहने का मतलब ये है कि साहब राजनीतिक आदमी अगर सांस भी लेता उसके भी मायने होते हैं। सही। कोई आदमी इतना मूर्ख नहीं है कि वो कोई ऐसी मीटिंग बुलाए और उसका मायना ना समझ पाए। सही बात है। हर आदमी समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना आप एक बात बताओ, यही मीटिंग कुमारी शैलजा की भी तो दिल्ली पे कोठी है। यस। यही मीटिंग हुड्डा साहब कुमारी शैलजा की कोठी बुलाते, वो भी तो एमपी हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो बुला लेते तो उसके मायने ही अलग होते, बदल जाता। मैं एक बहुत रोचक बात बताऊं आपको, आदमपुर बाई इलेक्शन। वीडियो हालांकि लंबा हो जाएगा लेकिन 1 मिनट में बताता हूँ। आदमपुर उपचुनाव जब हो रहा था, जो आंखों देखी बात है जी, तो कुमारी शैलजा जी के पिताजी की पुण्यतिथि या जन्म जयंती कुछ का कार्यक्रम था, चौधरी दलबीर सिंह, और वहाँ हवन चल रहा था जी। उसी दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रात को हिसार रुके हुए थे क्योंकि आदमपुर उपचुनाव चल रहा था जी। और जयप्रकाश जेपी कुमारी शैलजा से समर्थन मांगने के लिए उनके घर गया हुआ था। अच्छा। कुमारी शैलजा हवन से लगभग घंटा 1-1.5 घंटे में उठी और जयप्रकाश जी वहीं बैठे रहे। चुनाव चल रहा था, 1-1 मिनट बड़ी कीमती थी जी। और उसके बाद जब उनकी आपस में दुआ सलाम हुई, सारी बातें हुई, लेकिन कुमारी शैलजा जयप्रकाश जी के कहने से प्रचार में नहीं गई। उसी दिन मैं एक बड़ी गहरी राजनीति की बात बताता हूँ। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते और वास्तव में वो कांग्रेस की सरकार उसी दिन बन जाती, मेरा ऐसा, उसी दिन हवा पलट जाती। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कार्यक्रम में आ जाते, आकर के वो चौधरी दलबीर सिंह को जो है अपने पुष्पांजलि देते, बिल्कुल, और वहां आकर के ये कहते कि बहन जी आप चलो, आदमपुर में भव्य बिश्नोई चुनाव हारता बाई इलेक्शन। ठीक बात है। क्योंकि कांग्रेस जहां भी इकट्ठी हुई है वहीं कांग्रेस जीतती है। सही बात है। अब ये 37 सीटें आई हैं, अगर कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ती, जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं लगातार कि फलाना ने जो है गोभी खोद दी, फलाने बगावत कर दी, उसने दूसरे के वोट मांगे, ठीक बात, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज सत्ता में होती। बिल्कुल होती। लेकिन बड़े नेता अपना अहम और बहम दोनों चीज़ें जब तक नहीं छोड़ेंगे, बड़े और से छोटे हों, तब तक सत्ता से दूर ही रहेंगे। ठीक बात है। बहुत बढ़िया आपने बात बताई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिले एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय रांडा और प्रद्युमन जोशीला आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।